नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री से बदले सियासी समीकरण की, बिहार एनडीए में बड़े टकराव की, जानेंगे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद कैसे बिखर रहा है एनडीए, अमित शाह के बयान से क्यों नाराज हुए शरद पवार, देखेंगे एमपी में बीजेपी ने सिंधिया के समर्थक के लिए बदल दिए नियम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर, 15 जनवरी को हो सकती है सुनवाई। किसान नेता डल्लेवाल का अनशन 50वें दिन भी जारी, बोलने में हो रही है दिक्कत, 15 जनवरी को डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 पर जुकरबर्ग के बयान ने बढ़ाई मेटा की मुश्किलें, संसदीय समिति भेजेगी समन। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 170 अंकों की बढ़त के साथ 76,500 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 122 अंकों की तेजी के साथ 23,208 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सभी संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। राहुल गांधी ने 2 दिन में दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप के खिलाफ बेहद तीखे हमले किए हैं, तो बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी के तेवरों के चलते अब आप मुश्किल में दिखाई दे रही है, और इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस के तेवरों से साफ हो गया है कि दिल्ली में इस बार 3 दलों के बीच कांटे का मुकाबला होगा। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सीलमपुर से दिल्ली में चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी दोनों पर ही निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों झूठे वादे करते हैं, दोनों में से कोई भी अडानी के खिलाफ नहीं बोलता। इसके बाद दूसरे दिन भी उन्होंने दिल्ली की ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे देखकर लोग आप सरकार से सवाल कर रहे हैं कि 10 साल में केजरीवाल ने क्या किया। आज मकर संक्रांति का दिन भी था। ऐसे में राहुल गांधी दिल्ली के रिठाला पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ दही चूड़ा भोज में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने खासकर पूर्वांचली समुदाय के लोगों से संवाद किया और इनकी समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिल्ली की खराब दशा को दिखाया गया है। केजरीवाल सरकार से सवाल किया है कि जो वादा कर रही थी कि दिल्ली को पेरिस जैसा बना दिया जाए, लेकिन दिल्ली की हालत 10 साल में बेहद खराब हो गई है। राहुल गांधी के तेवरों से यह साफ हो गया है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं से भी राहुल गांधी ने आप और बीजेपी दोनों के ही खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। तो दूसरी तरफ आप के लिए अब 2 मोर्चे पर चुनौती बढ़ गई है, और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी के साथ अब कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। केजरीवाल के इसी बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया था कि देश की चिंता बाद में करो, पहले नई दिल्ली सीट बचाओ। इसी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी और आप पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर भी हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के नेता वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जनता बीजेपी से साड़ी, जूते, जैकेट, पैसे, सोना सब कुछ ले ले, लेकिन अपना वोट नहीं बेचे। दिल्ली की सियासत में इस समय जबरदस्त घमासान दिखाई दे रहा है, तो वहीं पटना में भी सियासी गर्मी बढ़ गई है। पशुपति पारस 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। एक दिन पहले उनके भतीजे ने भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन चिराग पासवान के कार्यक्रम से सीएम नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए। तो क्यों चिराग से हुए नाराज नीतीश, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दही चूड़ा भोज को लेकर पहले से ही बिहार की सियासत में हलचल मची हुई थी। इंतजार 15 जनवरी को पशुपति पारस के घर होने वाले आयोजन पर था, लेकिन उससे पहले ही एनडीए के अंदर दरार खुलकर सामने आ गई है। खासकर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान ने जो किया, उसने तो सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जानकारों का कहना है कि चिराग ने बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ऐसा किया है। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के यहाँ आयोजित दही चूड़ा भोज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन बगैर कुछ खाए ही वापस लौट गए। नीतीश के पहुंचने के बाद भी चिराग वहां पर मौजूद नहीं थे और फिर बिना मिले ही एलजेपीआर ऑफिस से नीतीश कुमार वापस लौट गए। नीतीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और फिर वहां से निकल गए। अब हैरानी की बात यह है कि इस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, फिर भी चिराग ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है।
उनकी तरफ से खेद तक नहीं जताया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि चिराग ने बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही ऐसा किया है। ऐसा करके नीतीश को एनडीए से दरकिनार करने की रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अब सभी की निगाहें पशुपति पारस की तरफ से आयोजित किए गए दही चूड़े भोज पर टिक गई हैं। देखना होगा कि उनके कार्यक्रम से आने वाली तस्वीरें क्या संकेत देती हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में लालू यादव, नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंच सकते हैं। तो क्या इस कार्यक्रम के बाद नई संभावनाओं को जन्म मिलेगा? बिहार एनडीए में दरार साफ साफ दिखाई दे रही है तो महाराष्ट्र में भी टकराव तेज हो गया है। एनडीए गठबंधन के तीनों ही दलों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी पर सहयोगी दलों को कमजोर करने के लिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव अब बीजेपी महायुति गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि बैठक में फडणवीस ने साफ कह दिया है कि मई महीने में प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट निकाय चुनाव के आरक्षण पर फैसला सुना देगा। उसके 100 दिन बाद निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य के 29 नगर निगम, 257 नगर परिषद, 26 जिला परिषद और 289 पंचायतों में चुनाव होंगे और इस चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वैसे जिन निकाय में चुनाव होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बीएमसी का चुनाव होना है, जहां आज तक बीजेपी अपना मेयर नहीं बनवा पाई है। शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था, लेकिन अब निकाय चुनाव में बीजेपी महायुति में नहीं रहेगी। तो दूसरी तरफ अजित पवार की एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि वो भी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में साफ कह दिया था कि शिवसेना महायुति में रहकर चुनाव लड़ेगी, फिर भी अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी करनी होगी। और अब शिवसेना की तरफ से भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में दिख रहे टकराव का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। अजित पवार की एनसीपी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो एकनाथ शिंदे भी आधा दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। संकेत साफ है, बीजेपी सहयोगी दलों को कमजोर करने की जो साजिश रचती दिखाई दे रही है, उसके बाद उसके सहयोगी ही उसकी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही महायुति गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के नेताओं के तेवर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी तक कर दी है, जिसे लेकर अब शरद पवार ने जवाब दिया है। तो क्या कहा है पवार ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बन गई हो, लेकिन पार्टी नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी नसीहत दे दी है। दरअसल 12 जनवरी को अमित शाह ने सिडनी में बीजेपी के सम्मेलन में कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ने 1978 में पवार के द्वारा शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को 20 फीट जमीन में दफना दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए पवार ने कहा कि इस देश ने कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। उनका इशारा सोहराबुद्दीन शेख मामले में 2010 में शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर निकाले जाने की ओर था, जिसमें 2014 में शाह को सभी आरोपों से बरी भी अब कर दिया गया है। शरद पवार ने कहा कि 1978 में मैं सीएम था, तब राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच इतनी कटुता नहीं थी। उस समय जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग मेरी मिनिस्ट्री में थे। इसके बाद जब वाजपेयी पीएम बने थे तो उन्होंने मुझे आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया था। मेरे विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसी के साथ शरद पवार ने अपनी पार्टी में किए जाने वाले बदलावों पर कहा कि पार्टी के अंदर बदलाव किए जाएंगे। ये बदलाव अगले 10 से 12 महीने में होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य उपचार के लिए बाहर गए हैं, उनके लौटने पर हम इसकी घोषणा करेंगे और ये निर्णय लिया गया है कि हम इंडिया गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लड़ेंगे। शरद पवार ने अमित शाह को सोच समझकर बोलने के लिए कह दिया है, लेकिन आजकल बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है वो सवालों में घिरता दिख रहा है। पार्टी के फैसलों पर अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करने के लिए पार्टी का संविधान ही किनारे कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है और ये मामला शिवपुरी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव को लेकर गरमाया हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जसवंत जाटव को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर बीजेपी ने अपने संविधान को भी ताक पर रख दिया है और कहा जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करने में लगी हुई है। दरअसल बीजेपी के संविधान की माने तो 6 साल तक सक्रिय कार्यकर्ता रहने पर ही
बीजेपी नेता जिलाध्यक्ष बनने के योग्य होते हैं। और जसवंत जाटव की बात करें तो वो मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यानी बीजेपी में शामिल होकर जाटव को बमुश्किल 4 साल ही हो रहे हैं और बीजेपी के संविधान के मुताबिक फिलहाल वो जिलाध्यक्ष बनने के योग्य नहीं है। इन आरोपों पर जसवंत जाटव का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो इस मामले पर फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है और मैं इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बता दें कि जाटव पुराने कांग्रेसी रह चुके हैं और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। और जब 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, तब सिंधिया के साथ ही जाटव ने भी पाला बदल लिया था। और अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी पर अपने ही संविधान को ताक पर रखने का आरोप लगा है। हालांकि बीजेपी की ओर से फिलहाल इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। सिंधिया समर्थक को पद देने के लिए नियमों को किनारे रख दिया गया है तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के चलते उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोप, जिसमें जांच के बाद उन्हें दोषी माना जा रहा है, वो फाइल बंद करने की तैयारी हो गई है। लेकिन ट्रंप इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो जरूर सामने आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है, जिसके बाद उनके शपथ ग्रहण पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल ट्रंप के खिलाफ 2020 में चुनाव नतीजे पलटने के आरोप में पहले से ही मुकदमा चल रहा है। इसके तहत ट्रंप पर अमेरिका को धोखा देने की साजिश, आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ट्रंप ने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया था। और अब अमेरिकी न्याय विभाग ने अमेरिकी संसद के सदस्यों को इस मामले की जांच रिपोर्ट भेजी है। इस मामले के विशेष अभियोजक जैक स्मिथ ने इस रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप नतीजों को पलटने के लिए आपराधिक साजिश में संलिप्त थे। उनकी पूरी कोशिश थी सत्ता में बने रहने की। इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया कि मुकदमे में ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए सबूत तो पर्याप्त है, लेकिन 20 जनवरी को निर्धारित राष्ट्रपति पद पर उनकी वापसी ने इसे असंभव बना दिया। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर सामने आई है जब ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति पद पर काबिज होते ही वो इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर देंगे, ये पूरा मामला खारिज करवा देंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इस रिपोर्ट को भी दबाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी गई है। आपको बता दें कि ट्रंप के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हशमनी मामले में ट्रंप को दोषी करार दिया गया है, लेकिन उनके राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा के तौर पर बिना शर्त रिहाई दे दी। अमेरिकी इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को संघीय मामले में दोषी ठहराया गया है। ट्रंप एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और अब एक और रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई है। साफ है कि इस बार अमेरिका को राष्ट्रपति के रूप में मिले डोनाल्ड ट्रंप की छवि दागदार हो गई है। तो वहीं प्रयागराज में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा है। महाकुंभ में आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ के दूसरे दिन भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देश भर में आज मकर संक्रांति की धूम है और इस खास मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का अमृत स्नान रहा। महाकुंभ का पहला अमृत शाही स्नान सुबह 6:15 बजे से शुरू हो गया था। वैसे तो अब तक इसे शाही स्नान ही कहा जाता था, लेकिन ये पहली बार है जब महाकुंभ में अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अखाड़ों ने ही ये नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। दूसरे दिन लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। कुल 13 अखाड़ों में हर अखाड़े के स्नान के लिए 40-40 मिनट का समय तय किया गया था। अभय चेतन फलाहारी उर्फ मौनी महाराज दंडवत परिक्रमा करते हुए संगम पहुंचे और स्नान किया। वहीं कथावाचक जया किशोरी भी पहली बार कुंभ में स्नान के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति, धर्म और संस्कार पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान और भक्ति से जुड़ सके। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से लगातार फूल बरसाए जा रहे हैं। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष। ये नजारा था संगम के घाटों का। लेकिन अब जब स्नान हो चुका है तो श्रद्धालु वापस अपने आशियाने की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ हो गई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर तो पैर रखने की जगह नहीं है। भीड़ पर काबू पाने के लिए और कोई अप्रिय घटना से बचने के लिए लोगों को हॉल में ही रोक लिया जा रहा है और आने वाली ट्रेन के हिसाब से ही टुकड़ों में प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है, जिससे ज्यादा भीड़ न बढ़ने पाए। दोपहर से ही ये व्यवस्था की गई है। पूरी संगम नगरी सीसीटीवी सर्विलांस पर है और घाट 7 लेयर की सुरक्षा घेरों से घिरे हुए हैं। अगले 1.5 महीने तक प्रयागराज पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने किए हुए वादे याद आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सही समय आने पर वो सारे वादों को पूरा करेंगे। तो 12 साल तो हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास में कोई जादूगर वाला जैसे थैला है जिसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनको वो समय समय पर निकाल कर जादू दिखाते हैं, लोगों से तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन जब देने का नाम आता है तो जादूगर की चीज़ें तो जादू करने के लिए ही होती है ना, देने के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।